अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल के पास तीन मेन चीज़ें होती हैं, तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है। उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सबसे पहले रेप्लिकेट कर सके। दूसरी उसके अंदर स्टेबल म्यूटेशन होती है। स्टेबल म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जब उसके अंदर म्यूटेशन होती है तो जब उस जेनेटिक मटेरियल ने ट्रांसफ़र होना होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, तो उसके अंदर कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस भी आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, इफ़ इट चेंजेस इटसेल्फ, तो के अंदर वो जो एवोल्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है और इनहेरिटेंस के अंदर अपना रोल प्ले करता है, वो एक म्यूटेशन के बाद करता है। तो वो जो स्टेबल म्यूटेशन होती है उसके साथ वो लिंक्ड होती है। फिर उसके बाद तीसरा है, इट इज़ एबल टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन बाय द ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए के पास एक क्वालिटी होती है, इसका कैरेक्टर होता है कि वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। अब जब मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है तो वो फिर प्रोटीन्स बनाता है। तो डीएनए व्हेन इट ट्रांसक्राइब इट फॉर्म्स messenger RNA, and this process is called as transcription. And when messenger RNA synthesize, it translate into the proteins, मीन्स जब ये मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोम्स के साथ लगता है, फिर राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लिक एसिड में बताने का मकसद ये है कि क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए से इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये तीन क्वालिटीज़ हैं। तो हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखेंगे, तो न्यूक्लिक एसिड में भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन, म्यूटेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस हो रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, वो है डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं, द मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ लीनियर अनब्रांच चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नॉन एज न्यूक्लिक एसिड। मीन्स एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स की चार टाइप्स है ना। एक लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, और फोर्थ टाइप इसकी न्यूक्लिक एसिड आ जाती है। तो फोर्थ इसकी जो टाइप है वो है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड अपना रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, दैट इज़ मेड अप ऑफ लीनियर। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट या लीनियरली अनब्रांच चेन, यानी कि इनके साथ कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, इनकी कोई ब्रांच नहीं निकली होती किसी भी तरह से। तो ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि लीनियर अनब्रांच चेन से मिलकर बना है, और वो चेन किस चीज़ की है? न्यूक्लियोटाइड्स की है। उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब इसको एक और इसकी डेफिनेशन है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको सिंपली हम ये भी कह सकते हैं, पॉलीमर मतलब दो मोनोमर्स मिलकर आगे पॉलीमर्स बनाते हैं। दो से ज़्यादा मोनोमर्स होंगे तो वो पॉलीमर्स बनाएंगे। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, और फिर इसी तरह से मोनोमर मोनोमर, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट मोनोमर्स मिलकर जब ये पॉलीमर बनाएंगे तो उसको कहेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड है। A nucleic acid is a chain of nucleotides which stores genetic information in biological systems. It creates DNA and RNA, which stores the information needed by the cells to create the proteins. न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो कि स्टोर करती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो डीएनए और आरएनए के अंदर होती है, और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ कंसर्न्ड होता है। ठीक है, और जो डीएनए है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के साथ कंसर्न्ड होता है, उसका फंक्शन जेनेटिक मटेरियल के साथ होता है, हेरिडिटी के अंदर उसका फंक्शन होता है। जबकि आरएनए क्या होता है? उसका फंक्शन
इनहेरिटेंस के साथ होता, सॉरी, प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं कि मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है न्यूक्लिक एसिड की। 1869 में फ्रेडरिक मिशर, एक जर्मन बायोकेमिस्ट, ने आइसोलेट किया एक सब्सटेंस को एक स्पर्म सेल से, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन का। ठीक है, न्यूक्लियन का नाम दिया। फिर उसके बाद जब मज़ीद डिस्कवरीज हुई और 1889 के अंदर अल्टमैन ने उसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड ऑरिजिन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पास्ट सेल। अब इसकी न्यूक्लिक एसिड एसिड पाया कहाँ जाता है, इसकी लोकेशन क्या है? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के पास हमें पता है कि कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो इस तरह प्रोकैरियोट्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमें मिलता है, क्योंकि उसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो यूकैरियोट्स के पास होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो उसके पास न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का भी डीएनए भी होता है, और प्लास्टिड्स के पास भी ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हमने कहा कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड खुद किस चीज़ से बना है? और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम देखते हैं। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मीन्स के न्यूक्लियोटाइड के बहुत से मोनोमर्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सेम वही बात है। ठीक है, अब हम PA11 ने 1920 के अंदर स्ट्रक्चर बताया था न्यूक्लिक एसिड का। अब ये सबसे पहले क्या था कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है। सबसे पहले है पेंटोज शुगर, सेकंड है नाइट्रोजीनस बेस, एंड थर्ड है फॉस्फोरिक एसिड। अब हम एक एक को डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पेंटोज शुगर, सबसे पहले पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर 5 कार्बन रिंग होती है। ठीक है, 5 कार्बन रिंग होती है शुगर की। इसका स्ट्रक्चर भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है राइबोज, और फिर सेकंड होती है डीऑक्सीराइबोज। अब ये जो राइबोज है, इसके पास होता है, इसकी सबसे पहले एक इसकी 5 कार्बन रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन रिंग है। अब इसके कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसकी जो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे इसकी कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये 2 फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक राइबोज शुगर है। और ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जिस के पास ज़्यादा ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जबकि डीऑक्सीराइबोज के पास क्या है, इसकी भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 एंड कार्बन 5। लेकिन इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन नंबर 3 के ऊपर। अब कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। अब इसके पास कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर, और इसके पास कार्बन नंबर 3 के ऊपर। अब डीऑक्सीराइबोज के पास सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल, जो जिसके मतलब ये है कि ये लेस रिएक्टिव होगा। दैट्स व्हाई इट इज़ अ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए बाय नेचर इसको स्टेबल जेनेटिक मटेरियल रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग अगर चेन के अंदर बात करें, तो चेन के अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर ये जो दरमियान वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है? राइबोज होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, और ये साथ में एडेनिन गुआनिन की बेसिस अटैच्ड होती हैं। ठीक है, सेकंड है नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस 5 होती हैं। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। और कार्बन नाइट्रोजन के रिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके पास 1 या 2 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है, और नाइट्रोजीनस बेसिस भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं।
एक होती है प्यूरिन्स एंड सेकंड है पायरामाइडिन्स। अब प्यूरिन्स और पायरामाइडिन क्या हैं कि प्यूरिन्स के पास होता है एडेनिन एंड गुआनिन। अब डीएनए के पास एडेनिन और गुआनिन दोनों होते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये डाइसाइक्लिक होते हैं। इनके अंदर 4 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 नाइट्रोजन एटम्स एट कार्बन नंबर 1, 3, 7 एंड 9। पायरामाइडिन क्या होते हैं, इनके पास साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल होता है। ठीक है, अब डीएनए के अंदर साइटोसिन और थायामीन होते हैं, लेकिन यूरासिल आरएनए के अंदर थायामीन रिप्लेस कर जाता है यूरासिल से। इनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये मोनोसाइक्लिक होते हैं। ये क्या थे, डाइसाइक्लिक एंड ये मोनोसाइक्लिक। अब डाइसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक का मतलब ये है कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रिंग है और इसके अंदर डबल रिंग है। तो इसको कहते हैं डाइसाइक्लिक और इसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक। अब इसके अंदर अब अगर इसके अंदर बात करें तो ये प्यूरिन्स के अंदर तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 1, 3, 7 एंड 9। अब इन चारों के पास क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड करना है कार्बन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 के ऊपर। ठीक है, अब ऐसे ही कार्बन पायरामाइडिन के अंदर क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के ऊपर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एक प्रेजेंट होता है, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस इनके नाइट्रोजन की प्रेजेंस भी है और इनका डाइसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक होना भी है, और साथ में इनके पास जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन की बेसिस भी हैं। ठीक है, अब ये जो एडेनिन, गुआनिन होती हैं ये प्यूरिन्स हैं, और ये साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल क्या है, पायरामाइडिन्स में आ जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं इनका 1 बाय 1 स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडेनिन कौन सी एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या है। अब एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं। एडेनिन का नाम है, एडेनिन को हम नाम देते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, अब प्यूरिन है तो हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले ये वाला ड्रा कर देंगे कि इसके पास 6 डाइसाइक्लिक होता है, तो हमने सबसे पहले इसकी डाइसाइक्लिक रिंग बना दी। ठीक है, अब डाइसाइक्लिक रिंग है, उसके ऊपर हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब कार्बन नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कार्बन नंबर 6 यहाँ पे, तो कार्बन नंबर 6 के ऊपर हम लोग डालेंगे NH2। ठीक है, अब ऐसे ही ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। ग्वानिन के स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि ये प्यूरिन है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अमाइनो मीन्स NH2, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। सो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड अब कार्बन नंबर 2 के ऊपर ये क्या कह रहा है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर अमाइनो है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने अमाइनो ड्रा कर दिया, और कार्बन नंबर 6 के ऊपर हम ये कह रहा है कि ऑक्सी है, तो हमने कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऑक्सी ग्रुप को ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया, ग्वानिन का स्ट्रक्चर बन गया। अब साइटोसिन है, साइटोसिन के अंदर क्या है, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरामाइडीन। अब इसके अंदर क्या है, पायरामाइडीन। तो सबसे पहले हम लोग एक पायरामाइडीन की रिंग ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके अंदर अब कह रहा है कि 2, कार्बन नंबर 2 ये था, तो इसके अंदर ऑक्सी ग्रुप है, और कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के ऊपर कह रहा है कि अमाइनो ग्रुप है, तो हम इसके अंदर इस अमाइनो की एडिशन कर देंगे। ऐसे ही आगे फिर थायमीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा कि 2, 4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरामाइडीन। अब पायरामाइडीन का सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, और उसके ऊपर कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने ऑक्सी ग्रुप डाल दिया। ठीक है, 2, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। इसके 4 के ऊपर ऑक्सी है, और इसके 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या है, CH3 है, 4 के ऊपर और 2 के ऊपर। तो ऐसे ही
2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पायरामाइडीन। अब यूरासिल है, यूरासिल के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कि इसके पास सिर्फ CH3 ग्रुप नहीं है, अदरवाइज इसके पास बाकी दोनों ऑक्सी डाईऑक्सी मौजूद हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा 2,4 डाईऑक्सी पायरामाइडीन। ठीक है, अब ये दो स्ट्रक्चर्स तो हमने देख लिए कि नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोस शुगर्स, और अब थर्ड इसका न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर होता है फॉस्फेट ग्रुप जिसको कहते हैं H3PO4। H3PO4 H3 1 2 3 एंड P एंड O4 1 2 3 एंड 4। H3PO4 ये अपने साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और जो कि पेंटोस शुगर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली कि ये किस तरह है ना। तो अब हम देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। एक तो ये है कि फॉस्फेट ग्रुप है, दूसरा इसके पास पेंटोस शुगर है, तीसरा इसके पास नाइट्रोजिनस बेस है। अब फॉस्फेट ग्रुप के पास क्या है कि H3PO4 एंड पेंटोस शुगर के पास 5 कार्बन शुगर, एंड नाइट्रोजनस बेस कोई भी हो सकती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, और या तो फिर ये प्यूरिन हो सकता है। मैंने यहाँ पे पायरामाइडीन प्यूरिन बनाया है, तो ये यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकता है पायरामाइडीन का। ठीक है, सिर्फ एक पायरामाइडीन की रिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है किसी भी उस स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेशन अब कैसे हो रही है कि जब ये तीनों अब इसके कार्बन नंबर 5 के साथ जब यहाँ से इसकी अटैचमेंट होगी और कार्बन नंबर 1 के साथ जब कोई भी आके नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे कि इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स भी बनेंगे। अब इसके अंदर बॉन्ड्स कौन से बन रहे हैं? अब सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से H, ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर का मतलब है डिहाइड्रेशन यहाँ से होगी। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 1 के साथ कोई भी आके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन कोई भी बेस आके अटैच हो जाएगी, और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और इनके दरमियान जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है तो इस फॉस्फोरस के साथ इसका जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो एक इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जब कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इसका हाइड्रोक्सी और H मिलकर वाटर रिलीज करेंगे, और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी वो बनेगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब दूसरी साइड क्या होगा कि यही पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 अटैच होगा कोई भी किसी भी किस्म की प्यूरिन या पायरामाइडीन के साथ, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब ये जो सारे बॉन्ड बन रहे हैं इसी तरह से बॉन्ड बनेंगे, और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये सारा मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो जब हम लोग DNA पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, अब ये जो बैकबोन है ये जो बैकबोन है इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये और ये। अब ये जो बेसिस होंगी वो इस तरह से अटैच होंगी। ठीक है, प्यूरिन्स और पायरामाइडीन, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और टर्म होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड के साथ होती है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, सिंपली उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। ठीक है, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है, स्ट्रक्चर कंटेनिंग ओनली अ नाइट्रोजिनस बेस एंड 5 कार्बन शुगर, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर या राइबोस शुगर कोई भी शुगर होती है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और जब इसके साथ कोई आके फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है कि एक स्ट्रक्चर है जिसके पास नाइट्रोजिनस बेस भी है, 5 कार्बन शुगर भी है और फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।